नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अपनी लेखपाल की तैयारी चल रही है। लेखपाल में वो सारे सब्जेक्ट आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। बात करें यूपीजी की हम खुद आपको पढ़ाते हैं। बात करेंगे मैथ, तो मैथ में कल के लेक्चर में मैंने आपको पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चों हमें क्या करना है, टॉपिक कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस सेट भी करना है। क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी समय है। अपने पास 3 से 4 टॉपिक जो बचते हैं उन टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद में हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो बात आज हम करेंगे अपनी ज्योमेट्री की। बात करें ज्योमेट्री में मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ा दिया, यानी कि मैंने आपको आयत पढ़ाया। मैंने आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग पढ़ा दिया। रेक्टेंगल मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको स्क्वायर पढ़ा दिया। आज हम पढ़ने वाले ट्रायंगल। क्या पढ़ने वाले? ट्रायंगल पढ़ने वाले। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा है त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज से 2 क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो 3 से 4 पूछे जा सकते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन, एक तो त्रिभुज की जो थ्योरम होती है वहां से क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा ट्रायंगल से। जो ट्रायंगल से संबंधित रिलेटेड क्या होता है, पेरीमीटर या एरिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके सिलेबस में दोनों चीज मेंशन की गई है, यानी कि एरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेरीमीटर से संबंधित, और साथ ही साथ जो त्रिभुज होती है इसकी थ्योरम पूछी जाएगी आपसे। त्रिभुज की थ्योरम भी आपसे पूछी जाएगी। तो इस त्रिभुज की 2 क्लास बनने वाली हैं, आज की क्लास और कल की क्लास। 2 क्लास में से हम कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बात करेंगे त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे त्रि का मतलब होता है 3, भुज का मतलब भुजाएं। एक ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती है त्रिभुज कहलाता है। एक ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। एक ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती है क्या कहलाता है, आप कहेंगे त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, वो बात की बात है, लेकिन त्रिभुज किसे कहते हैं, आप कहेंगे एक ऐसी बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती है। याद रखेंगे, बंद वर्ड लगाना पड़ेगा आपको। एक ऐसी बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती है त्रिभुज कहलाती है। क्योंकि अब बताइए 1 2 3, इसमें भी तो 3 रेखाएं हो गई। क्या ये हमारा त्रिभुज है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या ये त्रिभुज है? क्या आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। त्रिभुज किसे कहेंगे, 3 रेखाओं से घिरी आकृति, 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। आपसे डिफिनीशन एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं क्या 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। याद रहेगा। यानी कि पहले हम त्रिभुज की बात करें तो याद रखेंगे 3 त्रिभुज क्या होता है, 3 बंद आकृतियों से जो हमारा जो फिगर क्या होता है, बंद होता है। यानी कि 3 बंद आकृतियों से, या 3 त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से। तो 3 बंद भुजाओं से, 3 बंद भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। घिरी आकृति क्या कहलाती है, आप कहेंगे त्रिभुज कहलाती है। तो याद रखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 बंद भुजाओं से जो आकृति का निर्माण होता है, जो आकृति, जो स्ट्रक्चर, जो फिगर बनता है, उसे आप क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 बंद आकृतियों से या 3 बंद रेखाओं से या 3 बंद भुजाओं से जो बनी आकृति होती है वो क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। बात करेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। याद रखेंगे त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रेखाओं, एक तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है, और दूसरा बांटा गया कोणों के आधार पर। याद रखेंगे त्रिभुज को कितने वर्गीकरण किया गया, कितने भागों में बांटा गया। तो आप कहेंगे त्रिभुज को हम 2 प्रकार से बांटेंगे, भुजाओं के आधार पर बांटेंगे और कोणों के आधार पर बांटेंगे। यानी कि त्रिभुज को हम कितने आकार पर बांटेंगे, आप कहेंगे 2 भुजाओं पर, यानी कि 2 में वर्गीकरण किया जाएगा, भुजाओं के आधार पर और आप कहेंगे
कोणों की यानी कि एंगल के आधार पर। ठीक है। अच्छा, बात करेंगे भुजा के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो याद रखेंगे भुजा के आधार पर कई सारे त्रिभुज होते हैं, एक एक करके सबके बारे में देखने वाले हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा भुजा के आधार पर त्रिभुज नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले आता है एक समबाहु त्रिभुज। क्या आता है? समबाहु। अभी सबके बारे में डीपली हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, एक बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में सारी चीजें हम एक एक करके सीखेंगे। समबाहु के बाद क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु के बाद होता है विषमबाहु। क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? तो आप कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज होता है, याद रहेगा। तो बात करेंगे कि हमारे पास भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। आप कहेंगे समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कोणों के आधार पर बात करेंगे तो कोणों के आधार पर भी कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण के बाद में आपने सुना होगा समकोण, राइट एंगल जिसे बोलते हैं। इसके बाद में आपने सुना होगा क्या, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण आपने सुना होगा, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण की बात करेंगे, आपने अधिक कोण का नाम सुना होगा। आपने ऋजु कोण का नाम सुना होगा, ऋजु कोण। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कोणों के आधार पर भी बांट सकते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है, 3 बंद आकृतियों से, 3 बंद भुजाओं से जो आकृति घिरी होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को 2 प्रकार से आप बांट सकते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कहेंगे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान थीटा से क्या होता है, बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है। समकोण क्या होता है, जिसका मान 90 होता है, जिसका मान 90 होता है। अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण का मतलब 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा। 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा होगा 180 से क्या होगा, तो आप कहेंगे छोटा होगा। यानी कि 90 से बड़ा, इसमें 90 से ये बड़ा होगा, क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 90 से तो ये कोण बड़ा होगा, 90 से बड़ा, और 180 से क्या होगा, तो आप कहेंगे छोटा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या ऐसे आप लिख सकते हैं कि ऐसा कोण जो कि क्या होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। 180 से क्या होगा, 180 से ये छोटा होगा। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। 90 से तो ये बड़ा लेकिन 180 से छोटा है। बात करेंगे ऋजु कोण, तो ऋजु कोण क्या होता है, जिसका मान क्या होता है, 180 होता है। जिसका मान क्या होता है, आप कहेंगे 180 होता है। बात करेंगे समबाहु क्या होता है, सम माने होता है समान, बाहु माने होता है भुजाओं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, तीनों समान भुजाएं होती है। जिसकी तीनों समान भुजाएं होती है क्या कहलाता है, समबाहु कहलाता है। सम माने समान, द्वि माने द्वि, बाहु माने भुजाएं जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। 2 भुजाएं बराबर होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। विषम माने होता है कोई भी नहीं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, भिन्न होंगी या अलग होंगी। ठीक है, भिन्न जिसकी होंगी यानी कि जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु बोलेंगे। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि ये त्रिभुज होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने बताई। अब इसके बाद में सारी चीजें हम डीप से पढ़ेंगे। समबाहु किसे कहेंगे, समद्विबाहु किसे कहेंगे, विषमबाहु क्या होता है, समद्विबाहु का त्रिभुज सूत्र क्या होता है। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, परिमाप पूछा जाता है, विकर्ण पूछा जाता है। सारी चीजें हम देखने वाले हैं, सारी चीजें एक एक करके देखने वाले हैं। तो ये थोड़ी बेसिक सी बात होगी। एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जाता है कि बताइए त्रिभुज क्या है। डेफिनेशन तो आपने बता दी, डेफिनेशन अभी समझ आ गई, लेकिन त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज बनता कैसे, त्रिभुज के बनने की कंडीशन आपसे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, हालांकि जो थ्योरम की क्लास आएगी उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी समझने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज कब बनता है, त्रिभुज कब बनता है। तो त्रिभुज बनने की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लेते हैं, ये त्रिभुज हमारे पास बना है। भुजा ए है, भुजा बी है, भुजा सी, ए बी सी हमारे पास है। तो याद रखेंगे
त्रिभुज बनने की कंडीशन, पहली कंडीशन क्या, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। किसी भी भुजा की बात करें, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन, यानी कि कंडीशन इसी में भी दो भुजाओं का योग, तो आप कह सकते हैं बी प्लस सी, ये किससे बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा। तीसरी बात आप कहेंगे यहाँ पर ए प्लस सी कर दीजिए, ए प्लस सी, ये किससे बड़ा हो, तो आप कहेंगे बी से बड़ा होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है, हमेशा दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज बनने की कंडीशन कि दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, तो आप कहेंगे तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये थी पहली कंडीशन, आपको मैंने बता दी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन भी इसकी है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। योग तो बड़ा होगा लेकिन अंतर क्या होगा, छोटा होगा। आप कहेंगे दो भुजाओं का अंतर हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से छोटा होगा। तीसरी भुजा से क्या होगा, आप कहेंगे छोटा होगा, ठीक है, तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। यानी कि अब क्या करेंगे, c माइनस ए कर देते हैं, c माइनस ए क्या होगा, b होगा। यानी कि ये दूसरी कंडीशन आपको याद रखना है। पहली कंडीशन की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। अंतर में छोटा याद रखेंगे और इसमें बड़ा याद रखेंगे। ये होता है त्रिभुज कैसे बनेगा। तो त्रिभुज बनने की कंडीशन ये आपको याद होनी चाहिए। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। ये त्रिभुज बनने की कंडीशन होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चार ऑप्शन देगा और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक त्रिभुज का निर्माण करता है। तो वहां पर ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, और याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। जिससे बात करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक अभी तक सिखाई। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सबकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज देखने के बाद फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, जिससे हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें तो जो समबाहु त्रिभुज होता है इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे तीन चीजें पूछी जाएंगी। समबाहु त्रिभुज बनाएंगे पहले। सम माने होता है समान, बाहु माने होता है भुजाएं, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, आप कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु कहते हैं। इसकी समस्त भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम माने होता है समान या बराबर, बाहु माने होता है भुजाएं, बाहु माने भुजाएं। तो इसके नाम में इसकी डिफिनीशन छिपी हुई है। आपसे कभी कभी डिफिनीशन पूछ लेता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे कहते हैं समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, ऐसे ऑप्शन देगा। तो सम माने समान या बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती, सभी का मतलब तीन ही भुजाएं होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु। तो इसकी डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ जाएगा। यदि आपसे डिफिनीशन पूछे जाए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आप कहेंगे जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु बोलते हैं। यानी कि ये अगर ए भुजा है तो ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी, ए होगी। तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। समबाहु त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। जहां पर ए क्या है तो आप कहेंगे ए भुजा है, क्या है, भुजा। तो सूत्र बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर, आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। आपसे परिमाप पूछा जाएगा कि बताइए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे परिमाप क्या होता है, 3 इंटू ए। क्या होता है, 3 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू भुजा होता है, या आप शॉर्ट में कह सकते हैं ए। क्योंकि परिमाप क्या होता है, बाहर क्या ही तो चक्कर परिमाप कहलाता है। ए प्लस ए सबको जोड़ोगे तो आप कहोगे 3a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा। तो परिमाप इसका क्या होता है, आप कहेंगे इसका परिमाप हो जाएगा 3a। बात करेंगे
त्रिभुज का यदि आपसे विकर्ण पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, त्रिभुज का आपसे विकर्ण पूछ लिया जाए, तो याद रखेंगे किसका विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। a√2 या कभी कभी ऐसे भी लिखा आपने देखा होगा √2 इंटू ए लिखा होगा, या फिर आपने ऐसे तो सुना होगा √2 इंटू भुजा। ठीक है, बात एक ही होती है। तो त्रिभुज के विकर्ण की बात करें तो त्रिभुज का विकर्ण क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। ठीक है, या a√2 आप भी कह सकते हैं। आप अपने आसानी से किसी भी को याद कर लेंगे, बात एक ही सबकी होती है। तो इतनी सारी चीजें आपसे पूछी जाती, इतनी सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। फिर से एक बार देखेंगे, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे √3/4 इंटू भुजाई स्क्वायर कह सकते हैं। परिमाप की बात करेंगे 3 हो जाएगा, और त्रिभुज का विकर्ण की बात करेंगे तो a√2 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और आपसे पूछ लिया जाता है, त्रिभुज की ऊंचाई पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यदि आपसे पूछ ले कि ऊंचाई बताइए, यानी कि हाइट आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, आपसे हाइट पूछ ले, तो हाइट क्या होती है याद रखेंगे, इसकी हाइट होती है √3/2 इंटू ए। √3/2 इंटू ए, ये आपको याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, समबाहु त्रिभुज में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा एक एक को उसके बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया जाएगा, और ऊपर तक यानी कि एडवांस तक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। तो इस समबाहु त्रिभुज भी इतनी सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा समबाहु त्रिभुज। एक बार हम क्या करते हैं कि पहले त्रिभुज की सारी कंडीशन देख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाद में क्वेश्चन करने का हम क्या करेंगे, प्रयास। क्योंकि त्रिभुज की क्लास की बात करें, एक क्लास में त्रिभुज हमारा कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए 2 क्लास हमें लेनी है। ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। ये हो गए हमारे पास समबाहु त्रिभुज। अब हम बात कर लेते हैं समबाहु के बाद में समद्विबाहु त्रिभुज। किसकी बात करेंगे, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, जो समद्विबाहु त्रिभुज इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सम माने आपने अभी बताया था कि सम माने क्या होता है, कहेंगे आप समान होता है। द्वि माने होता है 2, और बाहु माने होता है भुजाएं। बाहु माने क्या होता है, भुजाएं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, आप कहेंगे दोनों भुजाएं बराबर होती है। समान 2 भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मान लेते हैं अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी, ए, लेकिन ये ए नहीं होगी, ये क्या होगी, बी होगी। क्या होगी, बी। क्योंकि इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर थी। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसकी डिफिनीशन याद रखेंगे, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, परिभाषा इसकी होगी। इसमें भी आपसे पूछा जाता है क्या, इसमें भी आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल बताइए, परिमाप बताइए, क्षेत्रफल बताइए और परिमाप बताइए। तो इसके लिए हम अलग से सूत्र, हालांकि इसका भी अपना खुद का सूत्र होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का खुद का परिमाप होता है। खुद का क्या होता है, तो आप कहेंगे खुद का परिमाप होगा और खुद का क्षेत्रफल होगा, लेकिन इतने सारे हमें याद नहीं करने हैं। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के हिसाब से इसे भी समझेंगे। मान लेते हैं इसमें एक लंब डाल दिया जाएगा, यहाँ पर लंब डाल दिया जाएगा, तो ये त्रिभुज कैसा बन जाता है, ये त्रिभुज हमारे पास एक प्रकार से समकोण बन जाता है। क्या बन जाता है, समकोण बन जाता है। तो इसका हम सूत्र नहीं याद करेंगे। ठीक है, हम इसे समकोण के माध्यम से भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अभी हम समकोण आपको बताएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप आप याद कर सकते हैं। परिमाप होता क्या है, बाहर की सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। बताइए ए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2a प्लस का b, ये इसका परिमाप हो जाएगा। 2a प्लस का b, ये क्या होगा, इसका परिमाप हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का खुद का क्षेत्रफल होता है, खुद का परिमाप होता है। ठीक है, लेकिन हम क्षेत्रफल परिमाप आपको नहीं बताएंगे, बिना इसके सूत्र से भी आपको सोल्व करना सिखाने वाले हैं। ठीक है, बिना त्रिभुज के सूत्र से भी आप क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। केवल इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्या होता है समद्विबाहु, इसके बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है। और क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो अभी हम आपको बताएंगे, आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। विषमबाहु की बात करें, विषमबाहु त्रिभुज, विषम माने होता है कि भिन्न भिन्न, क्या, भिन्न भिन्न, बाहु माने भुजाएं, जिसकी भुजाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी कि सभी भुजाएं अलग होती हैं, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, उसे हम बोलते हैं क्या, विषमबाहु। ये तीनों भुजाएं क्या है, तो आप कहेंगे तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, विषमबाहु कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें भी आपसे पूछा जाएगा इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका एरिया बताइए। तो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल याद रखेंगे, इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको एक मास्टर सूत्र याद रखना है। कौन सा सूत्र, ये जो आप सूत्र बताने जा रहे हैं ये आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, हीरोज फार्मूला बोलते हैं। क्या होता है हीरोज फार्मूला हमारे पास, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी किसके अंदर, तो आप कहेंगे रूट के अंदर। ये हमारे पास सूत्र होता है, और ये एक ऐसा सूत्र होता है जो किसी भी त्रिभुज में आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ए बी सी तो आपको पता चला ये क्या होंगे, भुजाएं होंगी, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर एस क्या है, तो याद रखेंगे एस हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप है, सेमी पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। एस निकालेंगे कैसे, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, क्योंकि परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं को जोड़ने से जो वैल्यू आती है वो परिमाप कहलाती है, उसको हम आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप। तो याद रखिए एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पैरामीटर। क्या होता है, सेमी पैरामीटर। तो इतनी इसमें केवल आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया पूछा जाएगा तो विषमबाहु में हमेशा हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तीनों प्रकार के त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद में कोणों से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या होता है, याद रखेंगे समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, ए बी सी। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका मान 90 होता है। हालांकि भी कोणों के आधार पर जब हम आपको बताएंगे तो वो भी बताने वाले हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका मान क्या होता है, जिसका एक कोण 90 होता है, समकोण होता है। ये कौन सी भुजा होती है, तो आप कहेंगे इसे बोलते हैं कर्ण। इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको आप बोलते हैं लंब, और इसको आप क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, कर्ण लंब आधार आप बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको याद रखना है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। ये आपको याद होना चाहिए। जब आपसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई आप लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से एक चीज याद रखेंगे, समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं जो कर्ण का स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के बराबर होता है। याद रखेंगे ये प्रॉपर्टी होती है। कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर लंब की स्क्वायर के, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर के योग के बराबर होता है। क्या होता है, योग के बराबर होता है। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है।
यानी कि दो भुजाओं का वर्ग करके योग करने से जो संख्या मिलती है वो हमारी क्या होती है, वो कण कहलाती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास इसे 5 मान लिया, इसे 5 माना, इसे मैंने 3 मान लिया, इसे 4 मान लिया। अब इस सूत्र को हम प्रूफ करते हैं। कर्ण का मान क्या है 5, तो आप कहेंगे 5 के स्क्वायर क्या बनेगा 25 बराबर लंब आपके पास क्या है 4, 4 के स्क्वायर 16 प्लस का आधार आपके पास क्या है 3 त्रिका 9, तो आप कहेंगे 25 बराबर 16 9 क्या होता है 25 होता है। क्या ये आपस में बराबर हो गए क्या? आप कहेंगे कर्ण के स्क्वायर जो होता है वो लंब की स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बताइए क्या ये प्रूफ हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। इसी को आप ट्रिपलेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसी में ट्रिपलेट लगता है। तो याद रखेंगे ट्रिपलेट की बात करें तो ये ट्रिपलेट किस में लगता है, तो आप कहेंगे समकोण में ट्रिपलेट लगता है। ट्रिपलेट होता क्या है कि दो भुजाएं दी जाएंगी उनके वर्गों का योग हमेशा एक भुजा के बराबर होगा, उसे बोलेंगे ट्रिपलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट बोलने वाले। ठीक है। ट्रिपलेट कैसे बनता है? 3 4 5 का बनता है। 3 का दोगुना क्या होगा 6, इसका दोगुना 8, इसका दोगुना 10, इसके बाद में इसका 3 गुना 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15। ये सब ट्रिपलेट होते हैं, ऐसे ट्रिपलेट बनते हैं आपके। ठीक है। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। 5 का दोगुना 10, 12 का दोगुना 24, 13 का दोगुना 26। ये सब ट्रिपलेट होते हैं। देखिए 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर करेंगे हमेशा 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 10 के स्क्वायर करेंगे 24 के स्क्वायर करेंगे हमेशा 26 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसे 3 का मैंने आपको बता दिया। यही होता है आपका ट्रिपलेट होता है। ये क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको काफी चीजें बेसिक बता दी। अब हम सीधे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, क्या लिखा है? एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का, पहला क्वेश्चन, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल बताइए। कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्या दे रखा है? एक समकोण कोई त्रिभुज है और समकोण कैसा समकोण? समद्विबाहु है। समकोण भी है समद्विबाहु है, यानी कि एक तो समकोण त्रिभुज है, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज ही होता है, और समद्विबाहु है। समद्विबाहु का सीधा सा मतलब क्या हो गया? सीधा सा मतलब हो गया कि ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तभी ना समकोण समद्विबाहु होगा। तो समकोण भी होना चाहिए, 90 डिग्री का भी बनना चाहिए, और साथ ही साथ समद्विबाहु होना चाहिए। तो आप कहेंगे ये तो कर्ण हो जाएगी, तो ये लंब और आधार आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जिसमें आपसे बोला गया कि कर्ण 5 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। और अभी मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? समकोण की जब बात होगी तो आप कहेंगे समकोण की बात होगी तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आप कहेंगे ना तो हमें आधार पता है और ना ही हमें ऊंचाई पता है, ये हमारी ऊंचाई कहलाती है। आप कहेंगे ना तो हमें आधार पता है और ना ही ऊंचाई पता है, तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले आप क्या करें? इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं पहले पता करने का प्रयास करें। जब आप भुजाएं निकाल लेंगे तो आप क्या बता सकते हैं? आप क्षेत्रफल बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब इसमें सीधे से बोला कि ये दोनों आपस में बराबर है तो इसे भी x मान लेते, इसे भी हम क्या मान लेते? x मान लेते हैं, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु में दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई क्या? एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। कर्ण क्या है? तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी आपको। अब हम बात करते हैं, यदि इसके हम परिमाप की बात करें, इसका परिमाप आप निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर ये समकोण की बात हो रही तो समकोण में अभी मैंने आपको क्या सिखाया था? अभी मैंने आपको सिखाया था कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे लंब और आधार की स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण की बात करें तो आप कहेंगे 5 है, 5 के स्क्वायर बन जाएगा 25 बराबर एल का मान x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी मान क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे x स्क्वायर हो जाएगा।
यानी कि 25 बराबर आप क्या बोलेंगे 2x²। क्या बोलेंगे 2x²। यहाँ से x² की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 25/2। 25/2 यानी कि x² की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे x² की वैल्यू आ गई 25/2 आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। हम क्षेत्रफल की बात करें 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। आधार का मतलब बेस कह सकते हैं, बेस इंटू हाइट। 1/2 आधार की बात करें x हमारे पास है, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी तो x है, क्योंकि इसी को ये ऊंचाई का भी काम करती है, याद रखेंगे ये ऊंचाई का भी काम करती है, तो वो भी क्या रहेगी x रहेगी। अच्छा, बात करेंगे 1/2 इंटू एक्स के स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लिखेंगे 1/2 x² की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 25/2, आप यहाँ पर लिखेंगे 25/2। तो क्या हो जाएगा 25 से कम 25 और बटे 2 दूनी 4, 4 का भाग आप देंगे तो 4 × 24, एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 × 20। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या आएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में आ जाएगा। क्षेत्रफल किसमें होता है, स्क्वायर में होता है। एक बार फिर से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा भी गया है क्वेश्चन। एक समकोण समद्विबाहु बना जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, कर्ण 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछा गया। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हमें ना तो बेस पता है ना तो हाइट पता है, तो और हालांकि इसमें ये बोला गया है कि दो भुजाएं बराबर है तो इन दोनों को हम एक्स एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे कर्ण की स्क्वायर प्लस बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ से आप निकालेंगे x² की वैल्यू क्या आ गई 25/2। आप सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर 1/2 x² की वैल्यू आपको पता है 25/2, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या इस सवाल में आपको समस्या आई क्या। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से समझ आ गया। यदि आसानी से समझ आ गया तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या एक से एक अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या नहीं भुजा वाले, ठीक है भुजा वाले, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर यानी कि कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया, एक समषटभुज बनाया गया। ठीक है, एक समषटभुज बनाया गया। इसके बाद में इस समषटभुज का क्षेत्रफल बताना है। इस समषटभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा क्वेश्चन कैसा है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन ऐसा है कि आपको फंसाने वाला है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन से डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं, क्वेश्चन को पहले सही से समझना है। लिखा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। समबाहु किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, समबाहु कहते हैं। और ये 6 सेंटीमीटर वाला है, यानी कि 6 सेंटीमीटर वाला होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी समस्त भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। आप 6 भी लिख सकते हैं। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या। समबाहु का मतलब ही होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और त्रिभुज के कोनों को काटकर, इस त्रिभुज के कोने आपको काटना है, तो त्रिभुज के कोने काटेंगे। जैसे मान लेते हैं एक कोना ये काट दिया, दूसरा कोना ये काट दिया, तीसरा कोना ये काट दिया। ठीक है, ये काटने के बाद में जब आप इस त्रिभुज का कोना काटेंगे तो ये एक आकृति बन जाएगी। कौन सी आकृति,
समषटभुज की। षटभुज का मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 कितनी भुजाएं हो गई? तो आप कहेंगे 6 भुजाएं तो हो गई ना। 1 2 3 4 5 6 कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं। यही हमारा षटभुज बन गया। क्या बन गया? आप कहेंगे षटभुज बन जाएगा। तो इस षटभुज का आपसे क्या पूछा गया? क्षेत्रफल पूछा गया है। आप सोचिए जरा, इस षटभुज का आप क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? और चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, उससे जितने भी त्रिभुज काटेंगे वो भी कैसे बनेंगे? समबाहु वो भी बनेंगे। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये सब कुछ x ही तो होगा, सब कुछ x होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है कि सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? आप कहेंगे सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। जब 6 सेंटीमीटर वाला था, 6 सेंटीमीटर वाला था, तो बताइए 6 में 2 2 4 2 6, तो आप कहेंगे ये 2 का बन जाएगा, ये 2 का बन जाएगा और ये 2 का बन जाएगा, तभी तो 6 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो आपसे पूछा गया ये जो हमारे अंदर का हिस्सा इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल आप कैसे बताएंगे? इस बड़े वाले त्रिभुज में से, इस बड़े वाले त्रिभुज में से ये जो तीनों छोटे वाले त्रिभुज हैं इनको माइनस कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। भाई आपसे ये 20 का पूछा गया, तो आप कहेंगे पूरे में से इन तीनों को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आपको ऐसे ही करना है। करना क्या है आपको? पहले हम बड़े वाले त्रिभुज को मान लेते हैं, एबीसी मान लेते हैं। एबीसी का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? ये जो तीनों छोटे त्रिभुज हैं तो इसमें क्या करेंगे? -3 जो हमारे पास है छोटे त्रिभुज हैं, तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो तीनों छोटे त्रिभुज क्षेत्रफल आप इतना करेंगे तो क्या आपका आंसर नहीं आ जाएगा? क्या आप पूरे बड़े वाले में से इस तीनों के छोटे वालों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही करना है आपको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आप लिखेंगे सूत्र क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, यानी a का स्क्वायर। और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भुजा कितनी दे रखी थी? आप कहेंगे 6, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई आप 6 करेंगे, माइनस यहाँ पर 3 लिखा है तो आप 3 लिख दीजिए। अंदर क्या लिखेंगे? छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये भी तो एक समबाहु त्रिभुज है, आप कहेंगे ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप करेंगे 3 मल्टीप्लाई क्या? √3/4 इंटू भुजा, और इस बार भुजा क्या हो जाएगी? भुजा 2। पहले भुजा 6 थी लेकिन अब तो सबकी 2 2 हो गई ना, तो आप कहेंगे भुजा 2 मल्टीप्लाई 2। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, तो 3 त्रिका 9, साथ में √3, तो आप बोलेंगे 9√3 माइनस 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाए? तो आप कहेंगे 3√3 आ जाएगा। और 9 में से जब आप 3 घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 6√3। यही आपका क्या होगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखने से ही लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन क्वेश्चन को करना कैसे इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप आपको 60 सेंटीमीटर दे रखा है। एक त्रिभुज का, तीसरा क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप, एक त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण इसका दे रखा है 26, विकर्ण 26 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बताना है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक हमारे पास कोई त्रिभुज है। अब इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इसकी चर्चा नहीं की गई है। एक त्रिभुज हमारे पास है जिसका परिमाप आपको दे रखा है 60 और विकर्ण दे रखा है 26।
तो देखिए सबसे पहले 60 हमारे पास दे रखा है। आप जानते हैं त्रिभुज क्या परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। और हमारे पास विकर्ण क्या दे रखा है, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, आप कहेंगे 26। मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। क्या होता है, a√2। ये किसके बराबर होगा, ये आप कहेंगे 26 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 26 के बराबर हो जाएगा। यहां से यदि आप a का मान निकालना चाहें तो a बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 26/√2। यहाँ से √2 को हटाना चाहेंगे तो आप √2 को ऊपर मल्टीप्लाई, √2 को नीचे। √2 क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 13√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13√2 आ जाएगा। यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे 13√2 आ जाएगी a की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये आपके पास में विकर्ण आ गया। लेकिन आप कहेंगे यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और आपसे पूछा गया क्षेत्रफल बताइए, आपसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल बताइए। अब यदि आप गौर से देखें, ये हमारे पास 26 दे रखा है। यदि आपने ट्रिपलेट देखा हो तो ट्रिपलेट अभी मैंने आपको बताया था कि एक 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो 5 का 2 गुना 10 और 12 का 24 और 26 भी होता है, किसका 13 का होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो हम बात करेंगे परिमाप हमारे पास दे रखा है। तो परिमाप क्या होता है, आप जानते हैं तीनों भुजाओं का योग होता है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आप कहेंगे क्या, 60 है। कितना दे रखा है, 60 है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 60 है। और विकर्ण की बात करें, डायगोनल आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 26 दे रखा है। ठीक है, आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 120, 125, 115, 110। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमारे पास तीनों भुजाओं का योग इतना दे रखा है, डायगोनल हमारे पास इतना दे रखा है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। क्योंकि अब इसमें हमें कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, इसमें तो हमारे पास आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 60 दे रखी है। तो देखिए आप यहाँ से, अब इसमें हमें ये तो बोला नहीं कि कौन सा त्रिभुज है, आपको बोला जाता आप आसानी से कर पाते। लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ये विकर्ण की बात हो रही है। और विकर्ण हमारा किस पर होता है, तो आप कहेंगे विकर्ण की बात करेंगे। और ये एक प्रकार से ट्रिपलेट बन रहा है। यहाँ से ये पहचान छोटी सी आपको पहचान करनी पड़ेगी। ट्रिपलेट देखा कि ट्रिपलेट से ही पता चला समकोण त्रिभुज बन रहा है। ट्रिपलेट से आपको पता चला कि ये तो समकोण त्रिभुज है। ये कैसा है, तो आप कहेंगे समकोण त्रिभुज है। कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। ये मान आपको दे रखा है 26, ये क्या दे रखा है, 26 दे रखा है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसके बारे में नहीं पता, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, हमें पता है ये हमारे पास 26 यानी कर्ण का मान 26 दे रखा है। आधार और हमें ऊंचाई के बारे में नहीं पता है, तो आधार ऊंचाई यानी लंब को हम ए बी मान लेते हैं। ठीक है, परिमाप आपको दे रखा है 60। तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस का 26 बराबर किसके, तो आप कहेंगे 60 के। यहाँ से a प्लस बी की आप वैल्यू निकालेंगे तो आप 60 में से 26 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 34 बचेगा। क्या 10 में 6 घटा देंगे 4, 5 में 2 घटा देंगे 3, आप कहेंगे 34 बचेगा। यानी कि a प्लस बी का मान कितना आ गया, 34 आ गया। ठीक है, यदि हम यहाँ से दोनों पक्षों के स्क्वायर कर दें, बोथ साइड हम क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड हम क्या करें, स्क्वायर कर दें। जैसे आप करेंगे तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर बनेगा। इसे आप ओपन करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर कितना हो जाएगा। या फिर आप इसे ओपन ना करें, इधर ओपन ना करें, इसको आप ऐसे लिख दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दें और बराबर 34 के स्क्वायर करेंगे। 4 चौको 16 कैरी हमारे पास 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 1 25 कैरी 2, 3 3 का 9 2 11। बताइए 1134 के स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1156 होता है। क्या होता है, 1156। दूसरी बात, ये हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, तो आप कहेंगे समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की कंडीशन मैंने आपको अभी बताई थी कि क्या होती है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की बात करें आप कहेंगे 26 के स्क्वायर है, बराबर लंब की बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 होता है। 676 बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए क्षेत्रफल बताइए। आप क्षेत्रफल बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लाई आपको निकालना है। बताइए ए प्लस बी का मल्टीप्लाई यहाँ से निकाल सकते हैं आप, ए और बी का मल्टीप्लाई कैसे? आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 676 बराबर, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसा कैसे मैंने लिखा? आप इसे खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2ab प्लस का 2ab कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि इस चीज को आप ये लिख सकते हैं। और ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें ए प्लस बी की वैल्यू पता है, प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू पता है 1156। तो आप लिखेंगे 676 बराबर, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1156 लिखेंगे, माइनस का 2ab लिख देंगे। ठीक है, इससे 1156 को इधर लाएंगे तो बताइए 6 में 6 घटा देंगे तो बचेगा 0, 5 में 6 घटेगा नहीं, 15 में 6 घटा देंगे तो 7 घटा देंगे तो आप कहेंगे 8 बचेगा। यहाँ पर 10 बचा, 10 में 6 घटा देंगे 4 बचेगा, लेकिन माइनस का 480 बराबर माइनस का 2ab। माइनस से माइनस काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48 होता है, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई? तो आप कहेंगे ए बी की वैल्यू आ गई कितनी? 240 आ गई, 240 आ गई। अब चूंकि आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और आधार ऊंचाई क्या है? आप कहेंगे ए बी, और ए बी की वैल्यू आपको पता है, ए बी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 240। 240 से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 120। आपका आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर 120 आएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे। क्वेश्चन देखने में जरूर छोटा सा लग रहा था, अच्छा क्वेश्चन था एक, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं था कौन सा त्रिभुज है, बस आपको यहाँ से पहचानना था। एक त्रिभुज का परिमाप 60 दे रखा है, विकर्ण हमारे पास 26 दे रखा है, ये विकर्ण हमारा काम करेगा कर्ण का। तो यहाँ पर पता चला कि हमारे पास कौन सा कौन सा हमारा ट्रायंगल होगा? तो आप कहेंगे कि हमारे पास समकोण राइट एंगल बनेगा। ये 26 है, इनके बारे में नहीं पता, ए और बी मान लिया। ठीक है, आप जानते हैं कि इसका योग 26 दे रखा है, 60 दे रखा है, तो ए प्लस बी प्लस 26 बराबर क्या करेंगे? 60। ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे 34, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना है? 1156 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि चूंकि हमारे पास कर्ण बनना है तो आप करेंगे कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस का आधार के स्क्वायर। 26 का 676 होता है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे? हमें चूंकि मान किसका निकालना है? 1/2 ए और इंटू बी, कुल मिलाकर ए बी निकालना। ए बी कब निकलेगा? जब इसे ओपन करेंगे। तो इसे ओपन करने की बजाय मैंने इस चीज को ये लिख दिया, इसकी वैल्यू 1156 है, यहाँ पर 2ab माइनस करेंगे तो बचेगा 480, घटा देंगे फिर भाग देंगे तो बचेगा 240। ए बी का मान 240, लेकिन आपसे पूछा गया 1/2 ए बी का मान तो आप 2 का इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न हमारे पास 4 दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है। एक त्रिभुज हमारे पास है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताइए। आपको पता चल रहा होगा ये कौन सा त्रिभुज है? तो आप कहेंगे 3, 4, 5। अभी मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट लगता है तो समकोण त्रिभुज बनता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6। आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 6। यानी कि जब ये ट्रिपलेट बन रहा हो तो बड़ी भुजा को आपको काट देना है, शेष दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर देना होता है। उसका क्या करना होता है? आधा करना होता है, जब ट्रिपलेट बन रहा होता है। बात करेंगे अगले सवाल की। नेक्स्ट हमारे पास है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुजाकार खेत की, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः कितनी दे रखे? 20 मीटर और 21 मीटर, 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर, 29 मीटर। इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग की दर, इस खेत में 9 रुपए
प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च, की दर से फसल काटने का खर्च, फसल काटने का खर्च बताइए, खर्च क्या होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास एक त्रिभुजाकार खेत है, जो हमारे पास खेत है वो कैसा त्रिभुज की आकृति का है। इसकी तीनों भुजाएं आपको दे रखी 20, 21 और 29, और प्रति वर्ग यानी 1 वर्ग मीटर में आपसे 9 रुपए लिए जाते हैं। तो आपको बताना है पूरे क्षेत्र यानी पूरे खेत को क्या करना है, आपको कटाना है, फसल उस पे लगी हुई है, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप भुजाएं देखिए 20, 21, 29, तो ये आपको देखने से पता चलेगा एक हमारा एक प्रकार का ये ट्रिपलेट बन रहा है। 20, 21, 29 का एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, आप कहेंगे ट्रिपलेट होता है। जब ट्रिपलेट होता है तो ये समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि दो भुजाओं का मल्टीप्लाई बड़ी भुजा इसमें काट देते हैं। तो आप कहेंगे 20 गुणा 21, 20 गुणा 21, और इतना आ गया, और साथ ही साथ आप काट देंगे, 2 से काटेंगे 10 बार, 10 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 210, यानी कि 210 आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना आ गया, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 200। 1 वर्ग में 9 रुपए लगते हैं, तो बताइए 210 में कितने लगेंगे, तो आप कहेंगे 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 0 0, 9 1 9, 9 दूनी 18, रुपए कितने लगने वाले, तो आप कहेंगे 1890 रुपए लगेंगे। इस फसल को कटाने के लिए 1890 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे, तो आप कहेंगे 1890 लगेंगे। ठीक है, 1890 रुपए इसमें लगने वाले हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8, इसका क्षेत्रफल बताइए। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका आपको क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, एरिया बताना है। आप अच्छे से जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आप बोलेंगे √3/4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 8 है, मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। तो आप काटेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आपका आंसर क्या आएगा 16√3, इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 16√3 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन आसान है उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला हमारे पास दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि, में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की आपको लंबाई यानी कि त्रिभुज की भुजा बतानी है आपको क्या होगी। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, उसमें उसकी भुजा में जब 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देते हैं, उसके क्षेत्रफल में 2√3 की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है भुजा क्या थी, तो देखिए एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या है, तो आप जानते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो मान लेते पहले जो समबाहु त्रिभुज था उसकी भुजा ए थी, क्या थी, ए थी। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो पहले ये था, ठीक है। अब क्या हुआ,
अब इसकी भुजा में जब 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे, इसे यहां पर लिख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या रहेगा 3/4 इंटू ए स्क्वायर। लेकिन अब क्या हुआ, जब इसमें 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, यानी पहले भुजा ए मानी थी, अब क्या मानेंगे, तो आप कहेंगे a+2। क्या मानेंगे, a+2, यानी कि 2 की वृद्धि कर दी गई तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन आता है। क्षेत्रफल में 2√3 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसको बनाया कैसे, ये आपको ये बनाना आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं थी, माना कि ए होगी, क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब इसमें भुजा में 2 की वृद्धि की गई तो पहले भुजा ए थी, भुजा a+2 हो गई, और जब a+2 हो जाएगी इसका क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 और भुजा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। भुजा का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, a+2 का होल स्क्वायर। और इन दोनों का अंतर करेंगे तभी तो वृद्धि होगी। वृद्धि, कमी, अंतर हमेशा माइनस के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए इन दोनों में आप कहेंगे कॉमन क्या हो रहा है, √3/4 को आप कॉमन कर लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, a+b का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर 2√3। ठीक है, √3/4 बाहर है, अंदर होल स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, तो क्या बनेगा 2 दूनी 4 प्लस का 2ab, तो आप कहेंगे 4a माइनस का a स्क्वायर बराबर क्या 2√3। a स्क्वायर से स्क्वायर आप काट देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर 2√3 है ना, तो √3 से आप √3 काट देंगे, √3 से आप क्या करेंगे, √3 काट देंगे। इसके बाद में 2 से इसे काटेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 4a प्लस का 4 बराबर क्या, आप कहेंगे यहाँ से 2 और ये 4 भाग में तो मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8। लिखेंगे 4a बराबर 8 में 4 घटा देंगे 4 बचेगा, और a की बात करेंगे तो 4 से 4 काटेंगे, a की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए भुजा क्या थी, तो भुजा 1 सेंटीमीटर की थी। भुजा कितनी सेंटीमीटर की थी, तो आप कहेंगे भुजा 1 सेंटीमीटर की थी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, भुजा कितने सेंटीमीटर की थी, तो आप कहेंगे भुजा 1 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई क्या। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन और देख लेंगे, इसके बाद में आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके बाद देखेंगे कल। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी, तो ऊंचाई का सूत्र आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है √3/2, और यहाँ पर क्या होता है a, और ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे √6 के बराबर है। ठीक है, आप √6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या √3 मल्टीप्लाई √2 आप लिख सकते हैं ना, तो आप कहेंगे जी √3 से √3 काटेंगे और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a बराबर क्या हो जाएगा 2√2। क्या आ जाएगा 2√2, यानी कि भुजा हमारे पास क्या आ गई, तो आप कहेंगे 2√2 आ जाएगी। क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर। √3/4 a की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 2√2, तो 2√2 का आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से बनेगा √3/4 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का 2 होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे 2 बार, तो आपका आंसर क्या आएगा 2√3, आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा 2√3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2√3 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। मैंने बताया इस त्रिभुज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि त्रिभुज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, इसका बेसिक बताया, क्योंकि बेसिक बताना बहुत ज़रूरी था। मैंने आज आपको बेसिक बताया, इसके कुछ क्वेश्चंस कराए।
इसके बाद में अगली क्लास में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जी कीजिए, और इस मेहनत को, जो हमारे द्वारा मेहनत कराई जाती है, इस मेहनत को आप भी सफल बनाइए। और ईश्वर से यही कामना है कि आप अपने भविष्य की और अग्रसर हो, और ईश्वर आपकी इच्छा को सुने, और आप अपनी एक अच्छी सी जॉब लेकर आप सेट हो जाइए। यही आप भगवान से क्या है, हमारी इच्छा है, और भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों चलिए इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देंगे। अब मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट क्लास पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।